प्रश्नावली 6.1 कह रहा है कि कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए या रिक्त स्थानों को भरिए। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सभी व्रत होते हैं, कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। उसके बाद में सभी वर्ग होते हैं, कैसे होते हैं? सभी वर्ग भी समरूप होते हैं। तीसरा पॉइंट दिया गया है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज होते हैं। चौथा पॉइंट दिया गया है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। क्या कह रहा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? उनके संगत कोण कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। संगत कोण बराबर होने चाहिए। और उनकी संगत भुजाएं कैसी होनी चाहिए? समानुपाती। संगत भुजाएं कैसी होनी चाहिए? समानुपाती होनी चाहिए। तो इन सभी बातों के बारे में आप लोगों को एकदम सरल तरीका जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिए। आप लोगों को एकदम चुटकियों में पता चल जाएगा कि सभी वृत्त कैसे होते हैं, सर्वांगसम और समरूप क्या होता है, इसके बारे में अंतर एकदम डिटेल से जानने के लिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय हिंद साथियों, आपके अपने चैनल DGYCM एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज से हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में, जो कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सर्वांगसम। सर्वांगसम किसे कहते हैं? तो कौन सी आकृतियां हैं जो सर्वांगसम होती हैं? तो वह आकृतियां जिनका आकार अर्थात शेप, मतलब आकार, जिसे शेप कहा जाता है, और आमाप, साइज अगर बराबर हैं तो उसे क्या कहा जाता है? सर्वांगसम। तो वह आकृतियां जिनका आकार, आमाप दोनों सेम है अर्थात बराबर हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा? सर्वांगसम। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण शब्द आया है, आकार और आमाप। तो आकार क्या होता है, आमाप क्या होता है? सबसे पहले हम देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए ये एक वृत्त है और एक ये वृत्त है, ये दो वृत्त दिए गए हैं। तो दोनों वृत्तों में अगर देखा जाए तो आकार तो सेम है, आकार सेम है, लेकिन जो आमाप है, इनकी आमाप है अर्थात साइज इनकी बराबर नहीं है। जो आकार है, आकार कैसा है? आकार तो सेम है, लेकिन जो आमाप है, साइज है, ये सेम नहीं है अर्थात बराबर नहीं है। तो यही आकार और आमाप है। तो आकार का मतलब ये हुआ उसकी बनावट। यहाँ अगर ये वृत्त है तो ये भी वृत्त है, तो ये दोनों वृत्त हैं, इसलिए आकार तो सेम है, लेकिन आमाप यहाँ पर अगर देखा जाए इसकी त्रिज्या अलग है और इसकी त्रिज्या अलग है, क्योंकि ये वृत्त बड़ा है और ये वृत्त छोटा है। तो आमाप इनकी भिन्न भिन्न है, आमाप सेम नहीं है, लेकिन इनका आकार सेम है। तो यही आकार और आमाप कहलाता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं सर्वांगसम। तो सर्वांगसम में क्या होता है? जिसमें आकार अर्थात शेप और उसके बाद में उसकी आमाप अर्थात साइज दोनों अगर सेम है अर्थात बराबर हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा? सर्वांगसम कहा जाएगा। क्या कहेंगे? सर्वांगसम। सर्वांगसम कहते हैं जब आकार और आमाप दोनों सेम है अर्थात बराबर हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा? सर्वांगसम कहा जाएगा। अब सर्वांगसम को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से और समझ सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए यहाँ पर ये दो स्केच दिए हुए हैं। अब ये दो स्केच जो दिए गए हैं ये कैसे हैं? ये दोनों का आकार एक जैसा है और आमाप भी दोनों की बराबर है, तो ये क्या है? सर्वांगसम है। इनकी जो आमाप है और जो इनका आकार है एक जैसा है, तो ये क्या है? सर्वांगसम है। सर्वांगसम का मतलब ये हुआ कि सर्व अर्थात सभी अंग बराबर हो अर्थात सर्वांगसम कहलाता है। जैसे मान लिया यहाँ पर एक वृत्त दिया गया है और
दूसरा भी वृत्त दिया गया है और दोनों एक ही जैसे हैं, अर्थात यहाँ पर मान लीजिए 2 सेमी की त्रिज्या इसकी है तो इसकी भी 2 सेमी की त्रिज्या है, तो ये क्या है? सर्वांगसम है। अर्थात जिसकी आमाप और आकार दोनों बराबर हों, दोनों एक जैसे हों, उसे क्या कहते हैं? सर्वांगसम कहते हैं। मान लीजिए एक सिक्का यहाँ पर रख दिया गया और दूसरा सिक्का उसी पर रख दिया गया, तो दोनों एक सिक्का दूसरे सिक्का को ढक लेगा, तो ये क्या है? सर्वांगसम है। मान लीजिए एक यहाँ पर एक कोई चूड़ी है या कंगन है रखा हुआ है और दूसरी चूड़ी उसी आकार की उसी शेप की अर्थात उतने ही माप की उसी पर रख दी जाए, तो क्या हो जाएगा? वो चूड़ी या कंगन उसको बराबर ढक लेगा, तो क्या है? सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम का मतलब ये हुआ कि जिसका आकार और आमाप दोनों सेम हो अर्थात बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? सर्वांगसम कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर समरूप। तो समरूप क्या होता है? तो यहाँ पर अभी 2 शब्द आए हुए थे कि आकार और आमाप। तो समरूप वह होते हैं जिनका आकार तो बराबर होता है लेकिन आमाप जरूरी नहीं कि बराबर हो। जैसा कि हम यहाँ पर देख लेते हैं, एक वृत्त ये दिया गया है और दूसरा वृत्त ये भी दिया गया है, तो इसमें क्या है? ये वृत्त छोटा है और ये वृत्त बड़ा है, तो ये क्या है? समरूप है। रूप एक जैसा है भाई, ये वृत्त है और ये भी वृत्त है, दोनों वृत्त हैं तो रूप एक जैसा है तो समरूप है, लेकिन सर्वांगसम नहीं है। सर्वांगसम में क्या होता है कि आकार और आमाप दोनों बराबर होते हैं, लेकिन समरूप में जरूरी नहीं है कि आमाप बराबर हो। आकार तो एक जैसा होगा तभी समरूप होगा, लेकिन यह जरूरी नहीं कि उनकी माप बराबर हो। जैसा कि यहाँ पर एक वृत्त दिया गया है तो ये वृत्त छोटा वृत्त है और ये वृत्त जो है ये बड़ा वृत्त है, तो समरूप तो है लेकिन सर्वांगसम नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे समरूप और सर्वांगसम में अंतर क्या होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि समरूप अर्थात रूप तो एक जैसा होगा। जैसा मान लीजिए यहाँ पर एक वृत्त दिया गया है तो ये भी वृत्त दिया गया है, यहाँ पर एक वर्ग दिया गया है तो ये भी एक वर्ग दिया गया है, तो ये क्या है? समरूप तो हैं, ये वर्ग है तो समरूप तो है लेकिन ये सर्वांगसम नहीं है, क्योंकि इसका आकार छोटा है और इसका आकार बड़ा है। लेकिन सर्वांगसम में क्या होता है कि दोनों का आकार एक जैसा होगा और उनकी आमाप भी एक जैसी होगी। जैसा कि मान लीजिए यहाँ पर एक वृत्त दिया गया है 2 सेमी त्रिज्या का, तो दूसरा भी वृत्त दिया जाएगा तो 2 सेमी त्रिज्या का होगा, तो क्या है? सर्वांगसम है। मान लीजिए एक यहाँ पर वर्ग दिया गया है तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये वर्ग है तो वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर 2 सेमी का दिया गया है ये वर्ग, तो एक ये भी वर्ग जो होगा ये भी बराबर होगा इसकी, तो इसकी सभी भुजाएं कितनी होंगी? 2 सेंटीमीटर की होंगी। तो समरूप में और सर्वांगसम में यही अंतर है कि समरूप जो आकृतियां होती हैं उनका आकार तो एक जैसा होता है लेकिन जरूरी नहीं कि आमाप भी समान हो। लेकिन सर्वांगसम आकृतियां वे आकृतियां होती हैं जिनमें आकार के साथ साथ में आमाप भी बराबर होता है, अर्थात आकार और आमाप दोनों आपस में बराबर या एक जैसे होते हैं। अब यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई हैं, ये कैसी आकृतियां हैं? ये सभी आकृतियां समरूप हैं। जैसे यहाँ पर एक रेखाखंड है तो ये भी एक रेखाखंड है, तो ये क्या है? समरूप है, लेकिन सर्वांगसम नहीं है, क्योंकि जो AB रेखाखंड दिया गया है और CD रेखाखंड दिया गया है इसमें आकार तो सेम है लेकिन आमाप सेम नहीं है, तो इसलिए ये कैसी आकृतियां हैं? समरूप हैं लेकिन सर्वांगसम नहीं है। ये त्रिभुज दिया गया है और ये भी त्रिभुज दिया गया है, ये कैसा त्रिभुज है? समरूप है,
ये दोनों वृत्त दिए गए हैं, ये कैसे हैं? समरूप हैं। ये दो वर्ग हैं, ये कैसे हैं? समरूप हैं। तो ये सभी आकृतियां क्या हैं? समरूप आकृतियां हैं। बहुभुज की समरूपता के बारे में देखेंगे तो यहां पर बहुभुज कब समरूप होता है? अगर संगत कोण बराबर हो। संगत कोण कैसे हो? बराबर हो। जैसा कि मान लीजिए यहां पर एक ये चतुर्भुज दिया गया है और दूसरा ये भी चतुर्भुज दिया गया है। तो इसमें क्या होता है कि अगर चार भुजा इसमें दी गई हैं तो चार भुजा इसमें भी दी जाएं, और उसके बाद में जो इनका कोण दिया गया है, जो चारों कोण दिए गए हैं, इनका अनुपात बराबर होना चाहिए। तो ये कैसे होंगे? समरूप होंगे। क्या होता है यहां पर? सबसे पहले कि संगत कोण बराबर हो, और उसके बाद में संगत भुजा समानुपाती हो, तो वह बहुभुज क्या होगा? समरूप होगा। अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है तो बहुभुज कैसा होगा? समरूप होगा, अन्यथा समरूप नहीं होगा। तो हम लोगों ने अभी क्या देखा है? सबसे पहले बहुभुज की समरूपता में कि भुजाओं की संख्या समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। तो कब समरूप होते हैं? नंबर एक, उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए, और दूसरा पॉइंट है कि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। अभी हम लोगों ने देखा है। तो चलिए इसे फिगर के माध्यम से और आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर जो चतुर्भुज दिया गया है, तो 1 2 3 4, इसमें भी चार भुजाएं हैं और इसमें भी चार भुजाएं हैं। दोनों में कोण भी दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहां पर, अभी हम लोगों ने देखा था कि यदि उनके संगत कोण बराबर हो, क्या होना चाहिए? कि संगत कोण बराबर हो, और उसके बाद में उनकी संगत भुजाएं कैसी होनी चाहिए? समानुपाती होनी चाहिए, समानुपाती हो, तब बहुभुज समरूप होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहां पर ए बी, एक भुजा दी गई है ए बी, तो लिखेंगे ए बी बटे पी क्यू। दूसरे फिगर में पी क्यू, तो लिखेंगे पी क्यू बराबर, यहां पर ए बी का मान 1.5 है, पी क्यू का मान 3.0 है। जब इसे हल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। उसके बाद में यहां पर देखते हैं बी सी, तो बी सी बटे क्यू आर, तो कितना दिया गया है? 2.5 है, और क्यू आर है 5.0। जब इसे हल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार से सी डी बटे में आर बटे एस, तो सी डी 2.4 है और आर एस 4.8 है। इसे भी काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। उसके बाद डी ए, तो डी ए बटे में एस पी बराबर डी ए 2.1 है और एस पी 4.2 है। इसे जब काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि जो संगत भुजाएं हैं समानुपाती हैं, अर्थात 1/2 है, 1/2 सभी क्या है? 1/2 आ रही हैं। और जो कोण दिए गए हैं यहां पर, कोण ए 105 अंश का है, ये भी 105 अंश का है, और बी कोण है 100 अंश का, तो क्यू कोण है 100 अंश का, सी कोण है 70 अंश का, तो आर कोण है 70 अंश का, डी कोण है 85 अंश का, तो एस कोण है
85 अंश का। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो संगत कोण है, संगत कोण बराबर हैं, संगत कोण बराबर हैं। और उसके बाद में दूसरा पॉइंट है कि संगत भुजाएं समानुपाती हैं, संगत भुजाएं समानुपाती हैं। तो इसलिए ए बी सी डी कैसा है, पी क्यू आर एस समरूप है। क्या है, समरूप है। तो बहुभुजों में क्या होना चाहिए कि उनके संगत कोण बराबर हो, जो कोण दिए होते हैं वे आपस में बराबर हो, और संगत भुजाएं समानुपाती हो, तो वह बहुभुज समरूप बहुभुज कहलाता है। जैसा कि इसमें संगत भुजाएं समानुपाती हैं और कोण जो हैं आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों आकृतियां कैसी हैं, समरूप आकृतियां हैं। अब कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। तो समरूप एवं सर्वांगसम आकृतियां, तो हम लोगों ने क्या देखा कि सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं, दो ज्यामितीय आकृतियां जिनके आकार और माप, जो अभी हम लोगों ने देखा था आमाप, वही माप है, दोनों सर्वांगसम आकृतियां कहलाती हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है कि सर्वांगसम आकृतियां दो ज्यामितीय आकृतियां जिनके आकार व आमाप समान हो, तो वे आकृतियां क्या कहलाती हैं, सर्वांगसम आकृतियां कहलाती हैं। समरूप आकृतियां क्या होती हैं, दो ज्यामितीय आकृतियां समरूप कहलाती हैं जिनके आकार समान हो, तो माप या साइज समान या असमान हो सकती है। सर्वांगसम में आकार और आमाप दोनों सेम होते हैं, बराबर होते हैं, और उसके बाद में जो समरूप आकृतियां हैं इसमें आकार तो सेम होगा लेकिन जो आमाप है सेम अर्थात बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, समान या असमान दोनों भी हो सकती है, लेकिन आकार एक जैसा होगा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर समरूप बहुभुज। समरूप बहुभुज क्या है, दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि और केवल यदि, तो पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, उनकी भुजाओं की संख्या समान हो। भुजाओं की संख्या कितनी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जैसे हम त्रिभुज से तुलना कर रहे हैं तो त्रिभुज है, पंचभुज की तुलना कर रहे हैं तो पांचभुज से तुलना करेंगे। ऐसा नहीं कि हम वृत्त की तुलना त्रिभुज से कर देंगे या वर्ग की तुलना त्रिभुज से कर देंगे या पंचभुज से कर देंगे। तो जितनी भुजाएं होनी चाहिए उतनी ही भुजाएं दोनों में सेम होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट दिया गया है कि उनके संगत कोण बराबर हों, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था कि संगत कोण बराबर हैं। तीसरा पॉइंट दिया गया है कि उनकी सभी संगत भुजाएं समानुपाती हों, अर्थात वे सभी एक ही अनुपात में होनी चाहिए, तो समरूप बहुभुज हो सकता है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज कब होगा, दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं कब, पहला पॉइंट दिया गया है उनके संगत कोण समान हो। संगत कोण कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। और उसके बाद में उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। संगत कोण समान हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो, अर्थात एक ही अनुपात में हो। जैसा कि अभी हम लोगों ने फिगर में यहाँ पर देखा था कि सभी अनुपात कैसे थे, यहाँ पर सभी के अनुपात 1/2 1/2 बराबर आ रहे हैं। तो सभी अनुपात बराबर आने चाहिए, चाहे 1/2 आ जाए या 5/2 आ जाए, कोई भी संख्या आ जाए, अर्थात उनका अनुपात बराबर होना चाहिए, तब समरूप त्रिभुज होंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है समान कोणिक त्रिभुज। दो त्रिभुज समान कोणिक कहलाते हैं यदि उनके संगत कोण समान हो। उदाहरण के लिए दो समरूप त्रिभुज समान कोणिक त्रिभुज होते हैं। दो समरूप त्रिभुज कैसे होते हैं, समान कोणिक त्रिभुज होते हैं।
अब उसके बाद में हम लोग देखते हैं यहाँ पर कुछ परिणाम, यहाँ पर दिया गया है कुछ परिणाम। तो पहला पॉइंट दिया गया है दो आकृतियां समरूप होती हैं यदि और केवल यदि उनके आकार समान हो। पहला पॉइंट दिया गया है दो आकृतियां समरूप होती हैं यदि और केवल यदि उनके आकार समान हो। दूसरा पॉइंट दिया गया है दो वृत्त सदैव समरूप होते हैं, दो वृत्त सदैव समरूप होते हैं। तीसरा पॉइंट दिया गया है दो वर्ग सदैव समरूप होते हैं, वर्ग भी कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। दो समबाहु त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहा जाता है, समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। तो समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, दो समबाहु त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं। पांचवा पॉइंट दिया गया है दो आकृतियां सर्वांगसम होती हैं यदि केवल यदि आकार और आमाप समान हो। आकार और आमाप समान हो तो वह आकृतियां सर्वांगसम होंगी। उदाहरण के लिए यहां पर दिया गया है कि दो रेखाखंड सदैव समरूप होते हैं परंतु आवश्यक नहीं है कि सर्वांगसम भी हो, जैसा कि अभी हम लोगों ने फिगर में देखा था। उसके बाद में यहाँ पर दूसरा नंबर देखते हैं कोई दो वृत्त सदैव समरूप होते हैं परंतु दो वृत्त सर्वांगसम तभी होते हैं जब उनकी त्रिज्या बराबर हो। जब उनकी त्रिज्या बराबर हो तब वे कैसे होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है अवश्य जाने सर्वांगसम आकृतियां सदैव समरूप होती हैं परंतु समरूप आकृतियां सदैव सर्वांगसम नहीं। तो अब हम लोगों ने सर्वांगसम और समरूप के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानकारी प्राप्त कर लिया है। तो अब हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर प्रश्नावली 6.1 देखेंगे एनसीईआरटी से। प्रश्न दिया गया है कि कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए या फिर रिक्त स्थान को भरिए। तो नंबर 1 दिया गया है कि सभी वृत्त होते हैं, कैसे होते हैं, तो सभी वृत्त समरूप होते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, समरूप। सभी वर्ग होते हैं, कैसे होते हैं, सभी वर्ग कैसे होते हैं आप लोग बता सकते हैं, सब लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो सभी वर्ग कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। उसके बाद में तीसरा पॉइंट दिया गया है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु। तो क्या लिखेंगे, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। उसके बाद में 4 नंबर दिया गया है यहां पर, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। संगत कोण कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और उसके बाद में उनकी संगत भुजाएं, जो संगत भुजाएं हैं वह कैसी होनी चाहिए, संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, समानुपाती हो। तो इस तरीके से साथियों आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। तो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित युग्मों में दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, समरूप आकृतियां और दूसरा नंबर ऐसी आकृतियां जो समरूप ना हो। हमको उदाहरण देना है, दो आकृतियों के बारे में बताना है जो समरूप आकृतियां हो और दूसरे नंबर पर ऐसी आकृतियां जो समरूप ना हो। अब यहां पर हम लोग देखेंगे सबसे पहले समरूप आकृतियां। तो समरूप आकृतियां तो नंबर 1 पॉइंट पर दिया गया है, दो समबाहु त्रिभुज
कैसे होंगे? समरूप होंगे। तो यहाँ पर हमने मान लिया है कि पहला त्रिभुज 2 सेमी का है और दूसरा 3 सेमी का है, तो 2 समबाहु त्रिभुज समरूप हैं। उसके बाद में दूसरा पॉइंट दिया गया है कि 2 वर्ग, यहाँ पर 2 वर्ग बना दिया है, ये कैसे हैं? समरूप हैं। तो पहला वर्ग 2 सेमी का है, दूसरा 4 सेमी का है, तो 2 समबाहु त्रिभुज और 2 वर्ग ये समरूप हैं। इसी प्रकार से कह रहा है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं, तो यहाँ पर समलंब और वर्ग, जो ये फिगर दिया गया है समलंब और ये एक वर्ग दिया गया है, ये समरूप नहीं है, अर्थात एक जैसे नहीं है। उसके बाद त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज, ये त्रिभुज है और ये समांतर चतुर्भुज है, तो ये समरूप नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इसे हल कर लिया है। अब प्रश्न नंबर 3 कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं है। जो समरूप यहाँ पर चतुर्भुज दिए गए हैं, तो इसमें बताना है समरूप हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे उत्तर, जो चतुर्भुज पी क्यू आर एस, यहाँ पर पी क्यू आर एस और ए बी सी डी समरूप नहीं है, जैसा कि उनके भुजाएं समानुपाती हैं, अर्थात 1:2 में है, लेकिन उनके अनुरूप कोण समान नहीं है। यहाँ पर हम देखें तो जो P और Q, यहाँ पर 1.3 दिया गया है और यहाँ पर 3 दिया गया है। अगर इसे हम जब काटेंगे बटे में करके तो सभी भुजाओं का अनुपात तो बराबर आ जाएगा, लेकिन इनका जो कोण है, कोण ये अलग अलग है, यहाँ पर कोण बराबर नहीं है, तो इसलिए यह आकृति समरूप नहीं है। तो साथियों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए